नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर को प्रदेश सरकार जल कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व के रूप में मना रही है। अब इसके तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, बल्कि आने वाली योजनाओं का एक रोड मैप भी रख दिया। उसे पूरा करने का संकल्प भी लिया। मगर कांग्रेस ने सरकार के दावे और भावी योजनाओं को तो झूठ का पुलिंदा करार कर दिया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाए हैं कि मोहन यादव सरकार चुनाव में किए गए वादों को भी पूरा करने में अभी विफल है। कांग्रेस की आलोचना से बेपरवाह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। इसके साथ ही कह दिया है कि अटल जी के जन्म शताब्दी पर केन बेतवा परियोजना का वो शिलान्यास भी करेंगे। पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। तीनों नदियों के जुड़ने से प्रदेश की तकदीर भी बदलने वाली है। सरकार ने नदियों को जोड़ने के जो काम है, इसका अभियान जो है शुरू कर दिया है। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें होती हैं वो करनी शुरू करती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालु सिंहस्थ में शिप्रा से स्नान करके, या आप कह सकते हैं अभी नहीं कर पा रहे थे लेकिन बाद में कर पाए, इसके लिए काम शुरू हो रहा है। इसलिए अब शिप्रा के जल से स्नान भी वो करवाएंगे। इसके लिए बारिश के जल को डैम बनाकर संग्रहित करके शिप्रा में जल स्तर भी बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान और बिजली के लिए 1 लाख किसानों को सोलर मैप भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाथ्य पथ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश 4 करोड़ आयुष्मान प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए बनने वाला है। ऐसा हमारा प्रदेश है क्योंकि 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश में लोगों को मिला है। प्रदेश में हाथियों के बसने के कारण लोगों को चुनौतियां आ रही है, लेकिन उसके लिए भी हम प्रबंध करेंगे। इस पर काम जारी है। 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं भी बदली गई हैं। सूरत बदलने का संकल्प पर चर्चा से पहले सुनते हैं नेतागण क्या कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए बड़ी बात करती है पैसा कानून की, कि हम पुलिस वहां नहीं जाएगी, गांव के झगड़े गांव में निपटेंगे। लेकिन आज पुलिस विभाग हर गांव में जाके मांडवली करना या उसका झगड़े का तोड़ कराना हर जगह होता है, हर थाने पे हो रहा है। क्यों आदिवासी के थाने पे आ रहे हैं? क्यों उनका गांव के अंदर नहीं उनका बात हो रही है? क्या उन समितियों को अधिकार नहीं है? तो इस पे भी मुख्यमंत्री मौन है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई मुद्दों पे मौन है। और कर्ज की बात कहना चाहूंगा कि कर्ज पे कर्ज ले रहे। अभी कल परसों पता चला है कि आपने बिजली कंपनियों को से भी लोन लेना, उनको भी लोन पे कर दिया। तो ये आप राज्य का अंश तो उनको दे रहे हो, लेकिन उन कंपनियों को आप मजबूर कर रहे हो लोन लेने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, इस अवसर पर आप सब, जब मैं 1 साल की उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो ये भी समसामयिक होगा। थोड़ी सी बात आज की भी बता दूं। आज 7 उपचुनाव नगरीय निकाय के पार्षदों के आए और 6-1 से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूं इस मामले में। एकमात्र बैतूल छोड़ दूं तो रीवा, ग्वालियर, गुना, अनूपपुर, रायसेन, मंडला, अर्थात एक तरह से ये समग्र प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकाय के उपचुनाव थे जो हमारा अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का, ये उसका परिलक्षण है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित चौरसिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले रुख कांग्रेस का ही करेंगे। सर, जानना ये चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में वो काम नहीं हो पा रहे जिस तरह से वो कह रहे हैं, और आप होते तो वो काम बहुत अच्छे से करते? जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो साथ ही मोहन यादव जी की जो पिछले 1 साल से बची हुई है उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रदेश की जनता जो दुख भोग रही है भाजपा के सरकार में, ये प्रदेश की जनता बता रही है। और विजयपुर और बुधनी के परिणाम उसके ताजा उदाहरण है।
मैं समझता हूँ मोहन यादव जी की जो पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल की अगर ईमानदारी पूर्वक अगर उसकी आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि पिछले 1 वर्ष में किस तरह मध्य प्रदेश में एक विभाजनकारी राजनीति को जन्म दिया गया। इस पर मोहन यादव जी की सरकार ने निरंतर काम करा। कांग्रेस जो विपक्ष के रूप में है उसको किस तरह तोड़ा जाए, कांग्रेस के नेताओं को किस तरह दरबदल किया जाए, किस तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक चुनाव लड़ते हुए, मनोवैज्ञानिक वार करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से विपक्ष विहीन प्रदेश करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने करा, पिछले 1 वर्ष से मोहन यादव जी की सरकार उसी में व्यस्त रही। और साथ ही मोहन यादव जी की सरकार अपनी कुर्सी को बचाने में भी 1 वर्ष से लगी हुई रही। उनकी सरकार में फैली हुई अंतरकला किस तरह निकल कर सामने आ रही है प्रदेश की जनता के सामने। उनकी कैबिनेट के मंत्री जो है, इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री बड़े कद्दावर मंत्री है, लगातार कैबिनेट की बैठकों से उन्होंने किनारा कर दिया। गोपाल भार्गव हो, अवनीश वैष्णव हो या सागर के शैलन जैन जी हो, सागर के सांसद हो, किस तरह से अंतरकला फूट फूट कर सामने आ रही है सरकार की, ये तो जगजाहिर सी बात हो गई है। लेकिन जहां तक बात करें, क्या सरकार ने प्रदेश की जनता ने जो उनको जनादेश सौंपा उसका ईमानदारी पूर्वक उन्होंने जो वचन प्रदेश की जनता को दिए थे उसके ईमानदारी पूर्वक उन्होंने उन वचनों को निभाया। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज के किसानों के मंत्री हैं, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। पर क्या आज मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इंसाफ हो रहा है? किसानों का ऋण माफ हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। आज मध्य प्रदेश निजीकरण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एमपीवी जैसा बड़ा विभाग जो आधे से ज्यादा तो प्राइवेटाइज हो ही चुका, आने वाले समय में अडानी के हाथों में दिखेगा। ये एक बड़ी बात मैं आपके चैनल पर आज खुलासा कर रहा हूँ और ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जल्द ही एमपीवी जो है वो निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो मोहन यादव जी की सरकार इस तरह कर्ज के दबाव में घिर चुकी है कि अब उससे सरकार चलाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। हर माह लाखों करोड़ों रुपए कर्ज लेकर सरकार चलाना पड़ रही, 370 से अधिक योजनाएं बंद पड़ी हुई है। हम जहां तक बात करें सुशासन की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इवेंट करके बताती है कि सुशासन क्या होता है, देखिए हमारी सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार है। कई जगह तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल नगर निकाय से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा सांसद तक भारतीय जनता पार्टी के। फिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की यह दुर्दशा हुई है, जबकि गृह मंत्री खुद मोहन यादव जी हैं। दलितों पे, पिछड़ों पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उससे प्रदेश का सीना छन्नी हो चुका है। आज आप देखिए, अभी जो उमंग सिंघार जी ने आरोप लगाया पैसा कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती, तो क्या पैसा कानून वाकई आदिवासी वर्ग को दिया जा रहा है? उसको अधिकार मिल रहे हैं जमीन पर? जब आप जमीन पे जाएंगे तो सारी चीजें आपको विपरीत मिलेगी। सुलभ शौचालय तक में दरवाजे नहीं है। एकलव्य स्कूल का भ्रष्टाचार खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाते हैं, कलेक्टर सस्पेंड करते हैं प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए। ये एकलव्य स्कूल की घटना है। शिक्षा की बात करें तो आज भोपाल के हाईराइज स्कूल की घटना देखिए, छोटी बच्चियां तक इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। महिला अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि अब घर से निकलने में डर लगने लगता है। इंदौर की घटना, जब कैलाश विजयवर्गीय जी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरह नशा बिक रहा है। ये अभी एक बड़े अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि इंदौर में किस तरह नशे का कारोबार फल फूल रहा है। तो ये इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति बन गई। और अब महिलाएं कहने लगी कि हमको घर से निकलने में डर लगने लगा, कहीं कोई चेन लूट लेगा, कहीं कोई बलात्कार की घटना हो जाएगी, कहीं कोई छेड़छाड़ की घटना हो जाएगी। ये तो महिलाओं की स्थिति हो गई है। आज एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासियों और महिलाओं पे अपराध चरम पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, भारतीय जनता क्योंकि आप पार्टी इतने की सवाल कर ही विफलता है। रहे हैं अमित जी, आपके जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, कह रहे हैं अमित जी कि आपके जितने भी वादे हैं विफल हैं, जमीन स्तर पर आप काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार मानव जी, नमस्कार अमित जी। सबसे पहले तो सरकार के सफलतम वर्ष 1 वर्ष पूरे होने पर सबको शुभकामनाएं बधाई। और जिस प्रकार से अमित जी अभी आरोप लगा रहे थे, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन जिस प्रकार से सफलता के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पूरा किया है और जिस बिंदु पर उन्होंने चर्चा की है वो सारे बिंदु आप देखिए, चाहे वो संस्कार की बात कर रहे हो, गौ संवर्धन की बात कर रहे हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हो, टाइगर रिजर्व्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाथियों के संरक्षण बात कर रहे हो, चाहे जो हमारा सिंचाई का रकबा है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे मेडिसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, आप हर बिंदु पर हमने कार्य किया है, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, हमने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज किए हैं। चिकित्सा को लेकर हमने हवाई, जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एयरलिफ्टिंग के लिए हमने अलग अलग जगहों पे एयरपोर्ट्स डेवलप किए। रीवा का एयरपोर्ट 24 घंटे चालू हो चुका है। विंध्य को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है और एयरलिफ्टिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स तत्काल जिनको चिकित्सा की जरूरत है, आवश्यकता है, वो अपने सुगमता के अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाए। तो ये तो चिकित्सा के विषय में हो गया। गौ संरक्षण और संवर्धन की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने
हमारी जो गौ माता है उसके संरक्षण की तक बात की है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिसके पास 10 से ज्यादा गौएं होंगी वो गोपाल कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं सिंचाई के रकबे की बढ़ोतरी में। तो आप देखिए सिंचाई का रकबा प्रति हेक्टेयर रकबा किस प्रकार से बढ़ाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल काली सिंध परियोजना, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम ये योजना लेकर आ रहे हैं इससे जल की जो समस्या है का निराकरण होगा। ये जो अभी अमित जी इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, विभिन्न बिंदु और भी हैं, और आपको तो आपने देखा होगा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.25 घंटे तक अब गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण हर विषय पर बात करी थी। और आप जो ये बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, पर आप लोगों ने क्या किया था 15 महीने में, क्या किया था 15 महीने का आपका रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने ला सकते हैं क्या? 450 ISI के काम एक दिन में, 4,500 ट्रांसफर, और तो और आना जी सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि उन्होंने खोजी कुत्तों को तक नहीं छोड़ा, उनके भी तबादले 2-2 बार कर दिए। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार हमसे हमारा रिपोर्ट कार्ड पूछती है, हमसे पूछती है कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया। ये कांग्रेस सरकार हमसे पूछती है जो अपनी पार्टी की नेत्रियों को टंचमाल और आइटम कहती है, जो विपक्षी दल की नेत्रियों से पूछती है कि उनमें रस और चाशनी बची है या नहीं। ये हमें बताएगी कि महिला सुरक्षा क्या है। राधिका हीरा जी के साथ आप लोगों ने क्या किया, प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ आप लोगों ने क्या किया। आपको आपकी पार्टी की नेत्रियां टंचमाल और आइटम नजर आती है। आप एक पूर्व मंत्री में रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं। आपकी जब सूचियां आती है तो उसमें से महिलाएं नदारद, तो आप लोग महिला सुरक्षा की बात करेंगे, आप महिला संरक्षण। वंदना जी कुछ कहना चाहते हैं अमित जी, आपकी बात का शायद जवाब देना चाहते हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनसे ले लेते हैं, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बताएं अमित जी। नहीं, मैं डिबेट की जो है मर्यादा भी बनी रहना चाहिए हना जी, और आपकी एक डिबेट सार्थक भी रहे। और मेरी बहन बहुत ही सुलझी हुई प्रवक्ता है वंदना त्रिपाठी की, लेकिन कई विषय मेरी बहन ऐसे हैं जिनकी तरफ आप देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप हमें आईना दिखाएंगे तो आप झांक कर देखेंगे कि आपकी दामन कई जगह से दागदार मिलेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपके कई नेता जो है इस समय खुलेआम भ्रष्टाचारी की किस तरह गंध मचाई हुई है सरकार के अंदर, ये आपको जानकारी में होगा। और जहां तक बात बलात्कार और की बात है, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, तो कई भाजपा नेता इस जिले के हैं। विदिशा के उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी बालाघाट, मऊ के अंदर सेना के जवानों के साथ जो महिला गई थी उनके साथ हुई घटना है। रीवा के अंदर घटना, जबलपुर में शशिकांत सोनी दतिया, तो ऐसे कई तमाम नेता भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन पर महिला अपराध से लेकर भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। तो आप ये बलात्कार से और आरोप लगाना तो रहने दीजिए, लेकिन जहां तक बात है, हम अगर सरकार की बात करें तो आज ही मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था आना जी, वो गीता भवन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे धार्मिक मंच से अलीराजपुर के, और उसी अलीराजपुर के अंदर एकलव्य स्कूलों के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होता है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। और जहां तक बात गीता भवन योजना की करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उपचुनाव के पहले इसकी घोषणा करी थी इंदौर में। कितना इसके ऊपर राशि आवंटित की गई ये मेरी बहन बता दे। गीता भवन योजना के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जिले में खोली जाएगी। गौ संवर्धन की मेरी बात बहन कर रही थी, गौ संवर्धन पे 20 रुपए प्रति चारा मिलता था प्रति गाय को, जिसको मोहन यादव जी ने 40 रुपए करा, वो भी नहीं पहुंच रहा है। और जबकि जो गौ संवर्धन जो चला रहे हैं, शालाएं चला रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रति गाय 60 से 70 रुपए प्रति गाय चारे का खर्च बैठता है, लेकिन 40 रुपए किया गया, वो भी नहीं पहुंच रहा है। तो हाईटेक गौशालाओं की तो बात छोड़ दीजिए, उसका क्या फंड दिया अभी तक वो भी जमीन पे नहीं है। तो ये हवाई घोषणा है मेरी बहन। और अगर बात की जाए आयुष्मान योजना की, अभी आपने बात करी, तो आयुष्मान योजना आज ही आपके एक मंत्री का स्टेटमेंट है कि सफेद हाथी बन गया है। देखिए उसके अंदर किस तरह भ्रष्टाचार है निजी अस्पतालों का। कई अस्पतालों ने तो उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियों का इलाज करना बंद कर दिया इस आयुष्मान योजना के अंदर। ये तो भ्रष्टाचार की स्थिति कर दी है आपने। मनरेगा के अंदर भी वही स्थिति है, कोई आज गांव के अंदर ग्रामीणों को रोजगार नहीं मनरेगा के ऊपर। आपने अभी बात करी लिंग बेतवा परियोजना को जोड़ने की, अरे आपके पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आज केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करा, बड़ी बड़ी इवेंट करेगा उसके लिए। आज वहां शिप्रा का पानी आचमन करने योग्य नहीं है। हमारे महेश परमार जी ने उसका जीवंत उदाहरण दिखाया है। उसी शिप्रा के अंदर जो मेली हुई थी उसी के अंदर उन्होंने बैठ के धरना दिया है। नूरी खान जी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, कई बार शिप्रा परियोजना को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। और मुख्यमंत्री जी का तो गृह जिला है उज्जैन। तो इस पापों से, दोषों से कहां तक बचेंगे। रामपथ गमन की बात कमलनाथ जी की सरकार में हुई थी, अभी तक जमीन पर नहीं आई। अंजना जी जो ये बात करते हैं आना जी की रामपथ गमन की हम योजना चरितार्थ करें, चित्रकूट की योजना आज तक नहीं ला पाए। बिल्कुल ये योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को देखिए मैंने पूरा समय दिया है। वंदना जी और अमित जी, आप दोनों से मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी के पर्सनल इशू या जो भी महिलाओं के साथ पार्टी के अंदर
हो रहा है, जो भी बातें हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे योजनाओं पे, और इसी मुद्दे पे रहेंगे कि किस तरह से जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए रमेश जी, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, जानना ये चाहेंगे कि कैसे मोहन सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार से अलग है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। इस एक साल को कैसे अलग हम मानते हैं? देखिए, इस एक साल को हम अगर मान सकते हैं, जो शिवराज जी का जो पहला साल था, अगर आपको ध्यान हो 2005 का, हाँ। और मोहन यादव जी का जो पहला साल है 2024 का, इन दोनों की पृष्ठभूमि में अंतर है। शिवराज जी ने जब कार्यभार संभाला था तब थोड़ी सी असहजता की स्थिति थी। ये असहजता उनको विपक्ष से भी थी और ये उनको पार्टी के भीतर भी थी। उमा भारती जी ने उन दिनों विद्रोह कर दिया था। तो इन दोनों विपरीत परिस्थितियों में शिवराज जी ने काम संभाला और उनकी जो योजनाएं थी अपेक्षाकृत जन उपयोगी ज्यादा योजनाएं थी, प्रचार वाली योजनाएं थी, क्योंकि उनको इन दोनों चुनौतियों पर पार पा करके पार्टी का जनाधार बढ़ाना था। इसलिए उनकी जो योजनाएं रही हैं वो कहीं ना कहीं मतदाता को सीधा लाभ देने की योजनाएं थी, जिसमें जननी सुरक्षा योजना थी, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना थी, जो इस तरह की योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाएं थी। इससे उन्होंने मतदाताओं को जोड़ा और आधार ऐसा बनाया कि भाजपा निरंतर अब उसमें आती चली जा रही है। अब मोहन यादव जी का जो पहला साल है, इसमें और उसमें अंतर है। मोहन यादव जी जब आए हैं तो बिल्कुल निर्भय होकर के आए हैं। न तो उनको पार्टी के भीतर का किसी प्रकार का कोई संघर्ष है, न पार्टी के भीतर कांग्रेस का कोई संघर्ष है। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो केवल मीडिया के भीतर लड़ाई लड़ रही है, नीचे बिल्कुल जा नहीं रही है। अभी जो 2 उपचुनाव हुए हैं बुधनी का, उसमें भाजपा का भारी वोट रहा है और वो तो दूसरा चुनाव तो हार ही गए विजयपुर का। लेकिन ये जो जीते हार हुई है, ये हार कहीं ना कहीं इनकी अपनी नीतियों की और कार्यकर्ताओं की उदासीनता के कारण ये भाजपा का वोट गिरा हुआ है। तो खैर वो एक अलग बात हो गई। तो मोहन यादव की जो नीतियां हैं वो मोहन यादव जी की नीतियां दूरगामी नीतियां हैं। इनके परिणाम, यदि इनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा हुआ तो इनके परिणाम आगे आने वाले समय देखने को मिलेंगे। जैसा कि नदी जोड़ो परियोजना, ये दोनों योजनाएं अगर लागू हो गई तो इससे किसानों को जो पानी मिलेगा वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे धरती का वाटर लेवल ठीक होगा, और धरती का वाटर लेवल ठीक होगा तो पर्यावरण सुधरेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो अगर ठीक ढंग से क्रियान्वयन हुआ और ये केवल कागजी ना रह गया, ये क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट का जो लोकल का उत्पाद है उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जो छोटी छोटी चीजें बनती हैं, इसके अलावा जो गांव के लड़के, छोटे जिलों के लड़के रोजगार के लिए बड़े जिलों में दौड़ करके आते हैं, जैसे मान लीजिए विदिशा का आदमी भोपाल आ गया, ग्वालियर चला गया, तो इस इन्वेस्टर्स मीट से लोकल इंडस्ट्री खुलेगी और नगरों की तरफ जो भाग है वो कम हो गई। ये बहुत अच्छी योजना है। एक मुझे योजना उनकी जो गौ पालन वाली योजना है, उन्होंने कहा कि किसान अगर 10 गाय पालेगा तो उसको अनुदान देंगे। अगर वाकई किसान ने गाय पालना शुरू कर दी, अनुदान के लिए कागजी गौशालाएं खरीदी ना हुई और गाय पालना शुरू कर दी, तो इससे किसान की अर्थव्यवस्था तो ठीक होगी। और इस तरीके से ये जो दूध का भ्रष्टाचार हो रहा है कि दूध में केमिकल मिल रहा है और जहर, एक प्रकार से दूध, अब दूध शुद्ध दूध तो आ नहीं रहा, केमिकल का फैक्ट्रियों का बना हुआ दूध आ रहा है जो स्वास्थ्य को नुकसान दे रहा है। इससे भी लाभ होगा और दूध का निर्यात बनेगा। तो ये जो कुछ चीजें, दूसरा उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है, अभी तक होता क्या था कि किसी सरकार ने वांट्स निकाली तो वो पहले डिपार्टमेंट को स्वीकृति को चली गई, वहां से स्वीकृति होकर के आ गई तो वो बजट में पड़ी रहती थी, 1 आध साल तक भर्ती नहीं होती थी। उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है, इस कैलेंडर में डिपार्टमेंटल स्वीकृति भी है और इस कैलेंडर में वित्त विभाग की स्वीकृति भी है। तो इससे भर्तियां जो हैं बहुत आसान होंगी। तो मैं समझता हूँ ये कुछ योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन और ये दूरगामी परिणाम अच्छा देंगी। लेकिन जिन 2 चीजों पर काम करना चाहिए, वंदना जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार को, ये कहें 2 चीजों पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रशासनिक ढीलापन जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, खाद पर्याप्त है लेकिन उसके वितरण केंद्रों का अभाव है। अगर खुले बाजार में खाद बहुत आराम से मिल रही है और कोऑपरेटिव में अगर मुश्किल आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वितरण की व्यवस्था है। और हो सकता है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बंदे खुले बाजार में मिले हों ताकि किसान रात भर रुक करके वहां चला जाए। तो ये पहले से आकलन कर लें। और अब आने वाला जो समय आएगा, रबी का समय आएगा, और अब चूंकि डीएपी का तो निकल गया समय, यूरिया के लिए पहले से चिंता कर लें। और इसके अलावा खरीदी केंद्र बढ़ा लें। तो किसानों को बेचने के लिए रात भर लग जाती है मंडी में, तो इसका एडवांस वो कर लें
ताकि आने वाले मौसम में किसान को ये असुविधा ना हो। बाकी कुल मिलाकर के ये एक साल संतोषजनक है। जहां तक वचन पत्र की बात है तो चूंकि वो 5 साल ये के तमाम लिए थे, कहीं ना कहीं आप कह जिस तरह 20% से रमेश जी आप ये दोनों को बता रहे हैं कि ये सरकार में कुछ, देखिए हर सरकार में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, हर सरकार में बहुत कुछ अच्छा होता भी है, आप बता भी रही हैं। वंदना जी से भी एक लेते हैं। वंदना जी देखिए 2047 तक का रोड मैप एनडीए ने या कह लीजिए बीजेपी ने तैयार किया हुआ है, तो आपके लिए अभी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इन 5 सालों में फटाफट हम कर दें ताकि हमारा जो प्रदेश है वो आगे जा सके, क्राइम में भी कम हो सके या उद्योग जगत में आगे जा सके? बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि उद्योग जगत में आगे प्रदेश को ले जाने के लिए बहुत मीट्स हो रहे हैं। देखिए आहाना जी, सबसे जरूरी चीज जो हम जिसको लेकर आगे चल रहे हैं और जो 2037 में हमें सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएगा, वो हम अपने रीजनल इंडस्ट्री चल रहे हैं। जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री आयोजित किए गए हैं, लोकल इंडस्ट्रीज जिस प्रकार से माननीय रमेश शर्मा जी भाई साहब ने बोला था, लोकल इंडस्ट्रीज को जो हम प्रमोट कर रहे हैं उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोकल प्रोडक्ट है उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उनका आयात निर्यात बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस भी क्षेत्र में जो भी चीज पाई जाती है, जो भी क्षमताएं पाई जाती हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जो समय, उसको लेकर हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उसके लिए आने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप पूछ रही हैं कि आगे के विकास के लिए हम किस किस योजना को बहुत ज्यादा गतिशील बनाना चाहेंगे, तो तेन रेतवा जो परियोजना है हमारी, चंबल काली सिंध परियोजना है, इन योजनाओं को लेकर हम काफी प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने अभी ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया है, तो हमने बिजली उत्पादन को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करी है। साथ ही साथ इन सब चीजों के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो संस्कारों के लिए जाना जाए, और इसीलिए हम गीता भवन का निर्माण करिए कि हर जिले में गीता भवन हो। देखिए अध्यात्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रदेश के जो वासी, हम अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं और हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए गीता भवन, गौ संरक्षण, जिस प्रकार से सांदीपनी आश्रम की बात बनाई जाने की बात हो रही है, कुलपति को हम कुलगुरु कहेंगे। हमने जो कार्मी कल्चर को खत्म करने के बाद अब उन्हें अतिथि शिक्षक कहना शुरू किया है। तो ये सारे बदलाव हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए किए हैं। और बिल्कुल आध्यात्म की तरफ भी अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, तो आध्यात्म की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो विजन है वो बीजेपी का बहुत बड़ा है, तमाम योजनाएं आपके पास है, सूची आप लोगों ने बना रखी है। क्लोजिंग रिमार्क्स आप तीनों से लेना चाहूंगी। अमित जी देखिए, आप बेशक उनके ऊपर, मतलब पार्टी जो है बेशक बीजेपी के ऊपर जितने मर्जी इल्जाम लगा ले कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, विपक्ष का कहीं ना कहीं देखना होता भी है, स्ट्रांग विपक्ष चाहिए होता है। लेकिन अगर आप लोगों का विजन पसंद आ रहा होता तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार ना होती। जनता को आपका विजन ये भी कह सकते हैं पसंद नहीं आ रहा है। छोटा सा जानना चाहूंगी आपसे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, वर्मा जी ने बहुत सारी बातें अच्छी कही, कई योजनाएं अच्छी, लेकिन कागजी घोड़े ना रह जाए, उन्होंने ये भी कहा। और मैं भी यही कहता हूँ कि जो सरकार है वो कागजी घोड़ों पर ना रह जाए। जिस तरह से कर्जों के ढेर पे आज लेके सरकार चल रही है, कई योजनाएं 370 से अधिक योजनाएं मध्य प्रदेश में बंद पड़ी हुई। कई वजह रहती है, चुनाव में हार जीत के अपने पैमाने होते हैं, कई बार कई मुद्दे हावी हो जाते हैं जो हार और जीत का एक निर्णय बदल देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मैदान में लड़ा, जनता के साथ में रही है। और इसी को लेकर हम 16 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है महाघेराव उमंग सिंघारी, जीतू पटवारी एवं तमाम शीर्ष नेताओं के साथ में मोहन यादव जी की 1 साल की विफलताओं को लेकर विधानसभा घेराव के रूप में दिखेगा आपको आक्रोश सड़कों पे। जो वचन मोहन यादव जी की सरकार ने दी थे, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक बड़ी भाव में हमारी महिलाएं बह गई कि 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। 450 रुपए की टंकी मिलेगी, आज तक नहीं मिला। किसानों से जो वादे करे थे कि 16 दिसंबर को रखेंगे, और उसको देखना भी ये जरूरी होगा कि क्या जो आप मुद्दे रखेंगे वो जब सामने आते हैं, तो ये जब मुद्दे सामने आएंगे तो क्या आपके जो भी आपका विजन है वो जनता को अब पसंद आ पाएगा कि नहीं? क्योंकि रमेश जी भी हमारे साथ है। रमेश जी देखिए, लंबे समय से कांग्रेस बहुत ज्यादा मुद्दे उठाती है, सब कुछ कहती है, लेकिन जनता फिर भी उनको सराहती नहीं है, उनको पसंद नहीं करती है।
देखिए, निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस जनता के मुद्दे तो उठा नहीं रही, वो हवाई मुद्दे उठा रही है। हाँ। इसके अलावा जिन मुद्दों पर कांग्रेस कभी राजनीति करती रही थी, कांग्रेस उन मुद्दों से भी हट गई है। जैसे मान लीजिए एक नारा था कभी एक जमाने में कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस वक्त जाति बात कोई लिए घूम रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इस समय अपने मूल मुद्दों से हटी है। सरकार ये इनकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टच कर रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी की कृपा से मेरी खेती भी होती है, 16% 15% पे लोन मिलता था, अब हमको 0% पे लोन मिलता है, और खाद का और बीज का। ठीक है कि थोड़ी वितरण की समस्या है, वो या तुलाटी की समस्या आती है, या खाद लेने में हमको समस्या आती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको राहत मिली है, संपन्नता बढ़ी है, इसलिए भाजपा की तरफ गया है। और दूसरा ये जो बहुत आवश्यक है, मैं तो बल्कि कहूंगा कि राजनीति से उठ करके ये जो गीता अभियान शुरू किया मोहन यादव जी ने, गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें 700 श्लोक, 570 कृष्णवाच के श्लोक, उन श्लोकों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, फैमिली डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है और नेचुरल डेवलपमेंट है। आज बहुत आवश्यक है व्यक्ति निर्माण की, परिवार निर्माण की, समाज निर्माण की, उन संस्कारों की। हम केवल वहां तक सीमित ना रह जाएं कि कृष्ण ने उपदेश दिया और अर्जुन ने सुना, और अर्जुन की बात सुन करके संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, हम वहां तक ना रह जाएं। उनके एक एक श्लोक का एक अर्थ है। एक छोटा सा उदाहरण बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप सर, समय की कमी है, आपको यहाँ पर माफ की जगह रोकूंगी, लेकिन क्योंकि आपका जो संदर्भ है वो यही है कि बस ये पेपर पर ना रह जाए, अगर आपकी कोई योजना बन रही है तो वो धरातल पर भी दिखाई देनी चाहिए। अगर कांग्रेस कोई सवाल कर रहा है तो उसको ये सवाल करने का मौका नहीं दीजिएगा कि हाँ ये धरातल पर कोई चीजें नहीं आ रही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रमेश जी, वंदना जी और अमित जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां और तमाम मुद्दे जो है जनता के उठाने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।